ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर, पहला लेक्चर है मोशन इन प्लेन का। ठीक है, पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, वेक्टर पहले ही पढ़ लिया है तो वेक्टर नहीं पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, सीधे फिगर पे आएंगे फटाफट, उसके बाद फिर वापस जाके थ्योरी पढ़ेंगे। पहले अपन क्या सीखेंगे, फिगर कैसे बन रहा है ये। ठीक, चलो एक ब्लैंक स्लाइड पर पूरा फिगर देखो। ठीक है, यहाँ पर चलो ये फिगर से स्टार्ट करते हैं। कलर मैं यूज करूंगा व्हाइट क्योंकि ऑलरेडी येलो बना हुआ है, समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर ऐसे देखने, मैंने कहा ना डरावना लगेगा देखने में, एक एक करके एक एक चीज टुकड़ों में पढ़ेंगे। ठीक, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, मैं आपको पूरी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, पहले मैं अपना ज्ञान दे रहा हूँ आपको पूरा, उसके बाद वापस से अपन थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, दो बार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ध्यान रखना, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी एक एंगल पे थ्रो करते हैं, क्या करते हैं, किसी एक एंगल पे थ्रो कर रहे हैं। पहले क्या करते थे, मोशन इवंटी पढ़ के आ रहे हैं, तो हम लोग हमेशा सरफेस से 90 डिग्री एंगल पर ऑब्जेक्ट को क्या करते थे, थ्रो करते थे इनिशियल वेलोसिटी u से। इस बार क्या किया, थोड़ा दिमाग घूम गया और इसने क्या कर दिया, एक एंगल पे थ्रो कर दिया। तो अब एंगल कितना होगा, रिड्यूस हो गया, मतलब लेस देन 90 डिग्री, तो कुछ थीटा एंगल बन रहा है। तो मैंने डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी का एंगल यहाँ पर मार्क किया, दैट इज थीटा। ठीक है, इससे आगे बढ़ने से पहले यहीं पर तुरंत हम लोग ने वेक्टर में जो सीखा है, क्या सीखा है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसमें हम क्या करते हैं, वेक्टर को दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ना जानते हैं या कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। तो हम लोग को बहुत अच्छे से पता है, कोई भी अगर वेक्टर ए है और अगर उसका एक एंगल बन रहा है विद द एक्स एक्सिस दैट इज थीटा, तो जब एंगल को क्लोज करेगा वो वेक्टर, तो जो कंपोनेंट उसका बनेगा, जो कि कैसे हम निकालते हैं, शैडो, हमने सिखाया था शैडो बना दो उस पॉइंट से। तो जहां पर वो शैडो मार्क करती है एक्स एक्सिस, उतनी लेंथ को क्या कहते हैं, a cos थीटा। और ट्रिक क्या सिखाई थी कि एंगल बंद होगा तो cos कंपोनेंट खुलेगा तो sin कंपोनेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा के लिए ये चीज याद कर लो। तो यहाँ से जब टॉर्च लगाते हैं, यहाँ से मैंने क्या किया था उस टाइम पे, टॉर्च बनाई थी ना, ऐसे करके यहाँ से शैडो कहाँ पड़ रही है, यहाँ पर, ये हो गया पॉइंट जहाँ पर y कंपोनेंट होगा। y कंपोनेंट कहते क्यों हैं, y एक्सिस के लॉन्ग है इसलिए y कंपोनेंट, उसकी वैल्यू कितनी होगी, a sin ऑफ थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो यही उठा के अगर मैं देखूं, ये क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, इसके भी दो कंपोनेंट हो सकते हैं बिकॉज़ इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। कितना, एक बनेगा, यहीं से देखो एक शैडो बनाई, क्या बन गया, u cos थीटा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, u cos थीटा। फिर यहां से एक शैडो कहां जा रही है, u sin थीटा। यहां से मुझे समझ में आ गया, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, क्या बोला, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, मतलब t = 1 2 3 4 5 6 इस तरीके का सेकंड के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम इस पूरे कर्व पे कहीं भी लोकेट कर दें, तो हर पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट मिलेंगे एक्सेप्ट वन। बड़े अच्छे से बच गया मैं गलत नहीं पढ़ा सकता, मैंने तुरंत एक्सेप्ट ऐड कर दिया, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर एक ही कंपोनेंट होगा और एक कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं इसमें बचने की कोई बात नहीं थी। मैं कहूंगा ऐसे अगर आप इमेजिन करोगे ना, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये पहले इस तरीके से यहाँ पर इसकी लेंथ क्या होगी, मैग्नीट्यूड रिड्यूस होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, फिर एक पॉइंट आएगा जब ये एक पॉइंट बन जाएगा, इसके बाद वाले पॉइंट में पता है क्या होगा, फिर ये वापस से नीचे की तरफ इंक्रीज करेगा, इस पॉइंट पर नीचे बनेगा, फिर एक ऐसे बनेगा, फिर आगे वाले पॉइंट पे और लंबी लाइन बनेगी, और मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे मोशन आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो वो पहले क्या था, वो पॉजिटिव था, मतलब ऑब्जेक्ट को यही y कंपोनेंट ऊपर लेके जा रहा है ना, और मैक्सिमम हाइट के बाद अब मेरा एक्सटर्नल फोर्स हो गया जीरो। अब धरती माता कह रही चल बेटा नीचे आ जा, ठीक है, तो उसके बाद जो फोर्स लग रहा है वो नीचे लग रहा है, तो अगेन जो आपका डाउनवर्ड फोर्स है वो नीचे है, तो इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचना है, तो स्पीड इंक्रीज करेगी कि नहीं करेगी, जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, जीरो से इंक्रीज करेगा, तो ऑब्वियसली ये जो लेंथ होती है ये मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए लाइन कैसी दिखेगी, इंक्रीज होती हुई दिखेगी, और मैक्सिमम कहां होगी, जब यहां पर वो हिट करेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ y कंपोनेंट। ये कहां से मैं उठा के लेके आ रहा हूं, डरावना लग रहा है, ये सिर्फ मैं मोशन इवंटी पढ़ चुका हूं, तो मुझे अच्छे से पता है कि ये ऐसे ही चलेगा। पहले क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो ऊपर की तरफ यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है, जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं, फिर क्या होता है, डिक्रीजिंग, डिक्रीज करते 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 कहां जाता है, v = 0, फिर वापस से इंक्रीज करते 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 कितना आता है, वापस से जो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, u के बराबर ही होती है। ठीक है, ठीक है, ज्यादा तो नहीं हो गया,
आसान है ना? क्या हुई आकांक्षा? पक्का? चलो ठीक है, फिर तो अब कच्चा कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं। और ये पॉइंट हमने ले लिया रैंडम। मैंने क्या कर लिया, मैंने ये ट्रैजेक्टरी ऐसे बनाई, जब मैंने किसी भी बॉल को थ्रो किया एक एंगल पर, तो मैंने उसका एक पाथ को ट्रेस कर दिया, तो ये डायग्राम बन के तैयार हो गया, दैट इज यू शेप। आपको उल्टा यू दिख रहा है, ठीक? ये क्या है, ट्रैजेक्टरी, मतलब इसी पाथ से होके बॉल क्या हुई, ऑब्जेक्ट वापस से सरफेस पे टच कर रहा है, ठीक है? तो मैंने इसी पॉइंट पर, इसी ट्रैजेक्टरी पर एक पॉइंट पी ले लिया। अब मैं कुछ मार्किंग से यहाँ से डिलीट करूंगा, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। जो चीज सिखा दी है वो चीज याद रखनी है आपको, ठीक है? लिमिटेड स्पेस है तो आपको मुझे इसी में सब कुछ सिखाना है। चलो अब इस पॉइंट को समझते हैं। तो अब जब हम यहाँ इस पॉइंट पर गए, तो अब ये अल्फा क्या मतलब है, इस अल्फा का क्या मतलब है? तो मैंने क्या बताया था, ट्रैजेक्टरी के हिसाब से किसी भी पॉइंट पर अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं। टैंजेंट का एक एंगल बनता है विद द एक्स एक्सिस, और वही एंगल के हिसाब से कंपोनेंट रिजॉल्व होगा, ठीक है? अब ध्यान से, यहां पर जब देखा इसका कंपोनेंट, यहां पर u cos थीटा लिख दिया, ये क्या सिस्टम है, ये तो गलत हो गया। यहां होना क्या चाहिए था आपके हिसाब से? आप कहोगे सर vx की वैल्यू v cos अल्फा होनी चाहिए, आप यही कहोगे तुरंत, ऑब्जेक्ट यही करोगे ना, ठीक है? और यहां से कहोगे कि सर अभी क्या है, एक यहां पर नया कंपोनेंट आएगा vy, उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी v sin अल्फा, यही तो कहोगे ना? मैं कहूंगा तुम लोग होगा, क्योंकि क्या है ना, फोर्स नहीं देखते हो, ठीक है? चलो अच्छा ये बताओ, किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू, जनरल बात कर रहे हैं ना हम, किसी पर्टिकुलर तरीके की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, कोई डिफिकल्ट बात भी नहीं करेंगे, एकदम देसी बात, हमें हंसी हंसी में छोटी सी बात बताऊंगा। जैसे अगर मैं कहता हूं कि तुम्हारे पास कुछ खाना है, ठीक है, 10 रोटी, ठीक, सुबह आए 10 रोटी लेके आए टिफिन में, ठीक, अब 10 लोग हैं आप लोग, आपने कहा कि बांट लेंगे, हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। अगर वो ना खाओ खाना तो क्या होगा, वो नहीं घटेगा। कंज्यूम कर रहे हो तभी तो, या फिर कोई एक्सटर्नल आपके क्या 10 लोग क्या एक्सटर्नल ही तो हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, टिफिन से फटाफट उठा के खा रहे हैं, मतलब रिड्यूस हो रही क्वांटिटी ऑफ फूड। मैं फूड को क्या कह रहा हूं, क्वांटिटी कह रहा हूं, तो क्वांटिटी ऑफ फूड इज रिड्यूसिंग या डिक्रीजिंग, किसके वजह से, जो आपका एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहा है, या एक्सटर्नल कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर कौन है, आप सब जो खाना खा रहे हैं, ठीक है, सिंपल है। अच्छा ये बता, तुमने टिफिन खोली नहीं, 10 दिन तक टिफिन नहीं खोली, अब तुम कहोगे सड़ जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, बहुत डिटेल में मत जाओ। अब उसको कहूंगा मैं स्टोन भरा हुआ था तुम्हारे टिफिन में, तुम इससे पहले बायो में घुसो, उससे पहले वापस से फिजिक्स में आ गए। अब मैंने कहा कि टिफिन में तुम्हारी मम्मी गुस्सा थी, पत्थर दे दी, तुमने 10 दिन खोला ही नहीं, तो क्या टिफिन का जो क्वांटिटी है वो घट जाएगा? नहीं घटेगा ना, उतना ही रहेगा ना। तो इसका मतलब क्लियरली है, क्वांटिटी की वैल्यू तभी बदलती है जब कोई एक्सटर्नल एजेंट आता है उसके आसपास, जो उसको कंज्यूम करेगा या फिर रिड्यूस करेगा। कॉज जब होगा तभी तो रिडक्शन आएगा, जब कोई कॉज ही ना हो तो फिर वैल्यू बदलेगी? तो जरा देखते हैं, कॉज ढूंढते हैं। इसका कॉज तो अभी पता है हम लोग, इससे पहले आप तेज अपने आप को फील करें, इससे पहले बता दो आपको पता है तो मैं नहीं पूछूंगा इसको, तो जो नहीं पता है वो पूछूंगा। आप कहोगे धरती माता इसको नीचे खींच रही है इसलिए घट रहा है, इसको कौन छेड़ रहा है, इसको कोई छेड़ रहा है क्या? देखो ना, इस पॉइंट पर कोई फोर्स बता दो तुम हमें, कोई फोर्स है? नहीं। इस पॉइंट में कोई फोर्स है? नहीं। यहाँ कोई है? नहीं। यहाँ कोई है? नहीं। तो ये इसको कौन चेंज कर सकता है, कोई चेंज करेगा? नहीं। कोई चेंज करने के लिए इसके कोई डायरेक्शन में कुछ होना चाहिए ना, यहाँ कुछ होना चाहिए ना, कहीं भी कुछ नहीं है। जब कुछ है ही नहीं तो फिर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि सर जी आपने माना है एयर रेजिस्टेंस जीरो। अभी आप एयर रेजिस्टेंस लो, हीरो गिरी जो है आपकी खत्म हो जाएगी, फिर आप कहोगे अरे बड़ा कठिन हो गया। एयर रेजिस्टेंस अभी लिया दो, u cos थीटा कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो u cos थीटा अगर नहीं चेंज हो रहा है, बिकॉज जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई अपोज करने वाला नहीं है, इसलिए कोई वैल्यू चेंज नहीं है। अगर अपोजिशन आ जाएगा तो चेंज आ जाएगा। दैट इज व्हाई थ्रूआउट द मोशन आपका एक कंपोनेंट वेलोसिटी का नहीं चेंज होता, जो कि होता है u cos थीटा, और इसी के कारण आप जो इतनी दूर तय कर रहे हो ना, वो किस लिए कर रहे हो? u cos थीटा की वजह से ही कर रहे हो, ठीक है। तो यहां से एक चीज जनरलाइज करने जा रहे हैं, अगर ना समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है बहुत। क्या जनरलाइज करने जा रहे हैं? जनरलाइज ये करने जा रहे हैं
कि जो ऊंचाई है, जो मैक्सिमम हाइट हम अचीव कर पाते हैं, उसका कारण है आपका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। जो अपन मैक्सिमम हाइट अचीव कर पाते हैं उसका कारण है y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक, उसी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन जो दूरी तय करती है बॉल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, वो कौन रिस्पॉन्सिबल उसके लिए? x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अगर ये ना हो तो कभी भी ऑब्जेक्ट इधर ना जाए तो वो क्या करने लगेगा? अगर इसको जीरो कर दिए इसका मतलब है सारा का सारा कंपोनेंट इधर चला गया और ऑब्जेक्ट क्या करेगा? वापस से वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, ये अभी भी यही चाहता है, y कंपोनेंट अभी भी चाहता है कि ये बॉल सीधे ऊपर जाए, लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं नहीं, तुम उधर कहां जा रहे हो, हम खींच रहे हैं, है ना, हम खींच रहे हैं एक तरफ से। जैसे समझो ये हो गया, ठीक, एक चाहिए होगा बंदा, आओगे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक चीज सिखाएं, जल्दी जल्दी आओ। ठीक है, अब किसी चीज को हमें बांधना पड़ेगा इससे। ये बेचारा जो है तार कह रहा अभी अभी आए नए नए हैं, अभी निपटाते हैं। हाँ रुको रुको रुको, अरे जुगाड़ है यार, फिजिक्स में जुगाड़ ही जुगाड़ है। चलो आपने को क्या करना है पता है? एक ऑब्जेक्ट है और अपन क्या करेंगे, दो थ्रेड बनाएंगे, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। ठीक, तो क्या होगा, ये पेन आपकी बीच में मोशन करेगी। ठीक है, अब जैसे मैंने इधर किया तो तुम क्या करोगे, इसको अपनी तरफ खींचोगे, पकड़ो। ठीक, अब ये है, ठीक, अब मैं इस पे हाथ रखूं ताकि जब टाइट करें हम दोनों तो ये मेरे हाथ के साथ मूव करे। ठीक, अब जब ये करेंगे तो क्या कर रहा है, देख किधर मोशन कर रहा है, बीच में कर रहा है, डायगोनली ऊपर इस तरफ जा रहा है, नहीं दिख रहा है, देखो, खींचो भाई, खींच भाई खींच, देखिए ये बीच में जा रहा है ना, स्ट्रेट होना चाहता है, ये वायर क्या चाहता है, स्ट्रेट हो जाए। स्ट्रेट कब होगा, जब ये पेन ऊपर की तरफ आएगी, क्योंकि अभी क्या बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। तो यार ये कॉमन हमने वेक्टर पढ़ा था, जब वेक्टर पढ़ा था, वेक्टर के अंदर भी यही सीखा था हम लोग ने। वेक्टर के अंदर क्या सीखा था कि जब दो फोर्स होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट हमेशा बीच में होता है ना, वेक्टर में पढ़ा था। थोड़ी बुद्धि लगा लेते तो दिख जाता कि ये यही ट्रेजेक्टरी क्यों फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये भाई साहब कह रहे इधर चलो, ये कह रहे हैं ऊपर चलो, और हो क्या रहा है, इधर चलो, बीच में, है ना। यही सिंपल सा वेक्टर का लॉ आपका यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। चलो, तो मतलब ट्रेजेक्टरी क्यों आ रही है, क्या कॉज है, ये समझ में आ गया। और ये भी सीख गए कि अगर कभी भी हम देखेंगे, किसी भी पॉइंट पर देखेंगे, तो x कंपोनेंट की वैल्यू तो क्या होगी, u cos थीटा। मतलब ये आंसर जब तुम निकालोगे तो ये भी किसके बराबर आएगा, u cos थीटा के बराबर ही आएगा। अल्फा करके भी कर लोगे तो भी कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये समझ में आ गया। इस पॉइंट पर आंख बंद करके मैं बना सकता हूँ ux इज इक्वल टू u cos, u की जगह मैं यहाँ पर v1x लिख दूंगा, क्योंकि पॉइंट अलग है तो वेलोसिटी अलग हो जाएगी। वेलोसिटी का ही कंपोनेंट होता है, और वेलोसिटी आपकी टोटल वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, बिकॉज उसमें दो हिस्से हैं, एक y, एक y कंपोनेंट, एक x कंपोनेंट, और दोनों का सम करते हैं तभी रिजल्टेंट बनता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आसान हो गया। अब पढ़ते हैं ये कैसे आया, है ना, ये कैसे आया। यार एक चीज बताओ, तुमने ही मुझे सिखाया था कि u की वैल्यू क्या होगी, 0। आराम से, जल्दीबाजी नहीं। जब वर्टिकली अपवर्ड मोशन करते हैं तो ये जीरो कभी नहीं होता। ठीक है, लेकिन u की वैल्यू क्या आती है, हमें पता है v से। तो पहला इक्वेशन फिर से डिराइव करेंगे, क्योंकि आप सबकी आदत है, एक बहुत अच्छी आदत है कि हमें क्या करना है, एक क्लास कर अगली क्लास में सब भूल के आना है ना, ज्यादा ब्रिलियंसी अच्छी नहीं लगती आपके ऊपर, तो दोबारा से करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस at। ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है, वर्टिकली अपवर्ड स्टेट में, u हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर, v इज इक्वल टू 0। ये पाथ हो गया। ठीक है, इसी को ले रहे हैं, तो v क्या हो गया 0, और ये क्या आ जाएगा u, और a की वैल्यू माइनस g। कैसे, अपन ऊपर जा रहे हैं और g नीचे लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। सब सिखा चुके हैं, दोबारा नहीं बताएंगे। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, अरे हमने तो u y निकाल लिया, किसी भी पॉइंट पर हमने u निकाल लिया, मतलब y कंपोनेंट इसका कितना होगा, जो नीचे की तरफ लग रहा है वो कितना है, अच्छा इतना ही तो घटेगा, इतना ही तो घटेगा टोटल वैल्यू में। तो पहले कितना था u sin थीटा, इतना रिड्यूस कर देंगे तो हमें इस पॉइंट पर क्या मिल गया, v y मिल गया। क्या मिल गया, v y। तो ये ऐसे रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये डिक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, gt। तो gt आपका क्या हो रहा है यहाँ पर, इस पॉइंट पर इस समय वो नीचे की तरफ, ठीक है, ठीक है, डिक्रीज हुआ। चलो वापस से जाते हैं पीछे।
अब ये सब मैंने मिटा दिया, तो वीडियो से आप वापस से कर लेना। अब आते हैं मैक्सिमम हाइट, सारा पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ वापस से पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो। मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब अब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता हुआ नहीं दिखेगा और अब वहां से वो नीचे आने का स्टेट में स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पर y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज यही कॉस था ऊपर की तरफ जाने का, ये 0 होगा तभी तो नीचे आएगा, और उस समय पर भी आपका ये तो ठीक है। और अब ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा, किससे इंक्रीज करेगा, फिर यही भाई साहब अब इसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, जो पहले अपोज कर रहे थे अब क्या करेंगे, ठीक है। अब चलो पढ़ते हैं, अब शुरू हुई तुम्हारी क्लास, ठीक, चलो पढ़ो। तो मेरा बॉडी इज प्रोजेक्टेड सच दैट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉट पैरेलल टू द फोर्स, then it moves along a curved path. This motion is called as two dimensional motion. इसके लिए कहते हैं, चैप्टर का नाम इसलिए क्या है, प्लेन, क्योंकि प्लेन में दो कंपोनेंट होते हैं आपके एक्सिस के, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और वही मिला के बनता है एक प्लेन, जैसे कि ये स्क्रीन क्या है, एक प्लेन है, ठीक है। आगे देखिए, तो if force on the body is constant, then curved path of the body is parabolic. कैसी होती है पाथ आपकी ट्रैजेक्टरी की, पैराबोलिक। This motion is studied under projectile motion. इसी मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और पढ़ते हैं। तो ये किसका एग्जांपल है, एक 2D मोशन का एग्जांपल है। It is an example of motion with constant acceleration. Thus, equation of motion can be used to analyze projectile motion. समझ में आया? यूनिफॉर्म के लिए होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आपको। अच्छा हाँ, एक सवाल बन गया, अब बता ही दो। यूनिफॉर्म के केस में आप सिर्फ यूज कर सकते हो, ऐसी कोई कंडीशन है या नहीं है, क्या ये आप एक्सप्लेन कर पाओगे इस बात को? चलो मैंने बता दिया कि वो तीन इक्वेशन जो पढ़े थे कौन कौन से, v इक्वल टू u प्लस ad, s इक्वल टू ut माइनस या प्लस प्लस हाफ ad स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। इनके लिए क्या ऐसी कोई कंडीशन है, क्या सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के केस में ये यूज होंगे, ये नॉन यूनिफॉर्म में भी हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो आप कैसे ये बात कह रहे हो, इसका कोई एग्जांपल आप सेट करो। सवाल समझ में आ गया? क्या वो 11th दिक्कत हो जाएगा, एक सेकंड के लिए भी सोचोगे तो हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म में क्या चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, चेंज इन वेलोसिटी या कुछ भी है, वो वैल्यू कांस्टेंट रेट पर नहीं है, तो आप अगर देखोगे तो हर बार आपको एक इंटरवल निकालना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए देखेंगे और इनिशियल और फाइनल को देखेंगे, तब तो दिख जाएगा चलो ठीक है काम बन रहा है। लेकिन अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म का केस है तो टाइम इंटरवल आपका क्या है, यूनिफॉर्म रेट पर नहीं चल रहा है। हम क्या मान के चलते हैं कि यहाँ पर यूनिफॉर्म रेट पे हर चीजें इंक्रीज हो रही है तो डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए इक्वेशंस आपको बार बार बनाने पड़ेंगे। नॉन यूनिफॉर्म के केस को भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। चलो, a particle thrown in the space which moves under the effect of gravity only is called a projectile. तो ऐसा नहीं है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में नहीं है और कोई और केस बन रहा है तो उसमें भी आप प्रोजेक्टाइल बना दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि ये स्पेस में ऑब्जेक्ट होना चाहिए और इसके ऊपर जब आधे समय के लिए सिर्फ एक फोर्स लग सकता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। पहले हाफ में भी लग रहा है, लेकिन उसमें हम लोग ने भी एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड किया हुआ है, तो नेट फोर्स इज नॉट ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। बाद में जब जीरो हो जाता है, मैक्सिमम हाइट पहुंच जाता है, उसके बाद तो वो वापस सिर्फ और सिर्फ किसके चल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स और आपका इनिशियल कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस। अच्छा, एक और दिमाग होता है कि सर यहां तक जाने के बाद ये ऐसे क्यों नहीं गिर गया, सवाल पूछ सकते हो, है ना, ऐसा क्यों नहीं हुआ, कोई बताएगा मुझे? यहां जाने के बाद तो भैया अब तो सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट चलना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता सर? क्योंकि जो बताओ, गलती बताओ। आज तो एक चीज हम लोगों से डिस्कस की थी, बताना कंपलसरी है, नहीं बताएंगे तो पनिशमेंट। हाँ, अरे आप पे भी एप्लीकेबल नहीं है, अभी नए नए हो ना। हाँ भाई बताओ सर, जो एक बात इसने बताई है, उसको इलेबोरेट कर सकते हो, सही बता रही थी। अभी हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो वायर वाला है ना, हम दोनों खींच रहे थे, तो यहाँ पर खींच तो ये नीचे रहा है। अब फिर से कर लेते हैं जो मैंने सिखाया था, दो फोर्स हैं सर, एक इधर और ये मोमेंटम की वजह से आ रहा है। एक मोमेंटम है बॉडी के पास एक्स एक्सिस के अलोंग, दैट इज यू कॉस थीटा के कारण आ रहा है। मोमेंटम क्या होता है, क्या पूछ दिया है ना,
p से डिनोट करते हैं, ये सब जूनियर क्लास की चीज है। मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है u cos थीटा, इस पॉइंट पर मोमेंटम क्या होगा बताओ, m इनटू u cos थीटा। ये मोमेंटम इसको रुकने नहीं देगा, क्योंकि सडन चेंज ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज नॉट पॉसिबल। चलो ठीक है, एक नया शब्द हमने इजाद किया, पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से आएगा, इसका मतलब है जब ये भाई साहब नीचे खींचेंगे और ये इधर जा रहा है तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा वेक्टर में। 90 डिग्री जब केस होता है दो वेक्टर के बीच में तो रिजल्टेंट हमेशा बीच में होता है। अरे ये तो नीचे आने नहीं दे रहा है ना, ये तो एकदम क्लियर दिख रहा है कि ये पॉसिबल ही है कि नीचे चले जाएं। ये जब भी जाएगा तो हमेशा कर्व पाथ को ही फॉलो करेगा। चलो ठीक है, तुम लोग यार हो बहुत तेज, लेकिन कुछ भी कहो सब बता देते हो। बताया तो इसने ही ना u cos थीटा, फिर तुमने कुछ बताया, कुछ हमने बता दिया, ठीक। चलो, your particle possesses a uniform acceleration, क्या कह रहे हैं ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब a is not equal to 0, a is constant। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है जीरो ना समझ लेना, क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इन डायरेक्शन ऑब्लिक टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी द रिजल्टेंट पाथ विल बी पैराबोलिक। लेट x axis is along the ground and y axis is along the vertical, then path of projectile projected to at an angle theta होगा, क्यों नहीं theta from the ground is shown in figure below। क्या इस पे फिर से चर्चा करनी है? अब तो क्लियर हो गया, मैंने शुरू यहाँ से किया था, वापस से वापस आ गए, ठीक। अब इसका सारा स्पेसिफिकेशन क्लियर है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा जहां वो टच डाउन करेगा, अगर ओरिजिन से या फिर स्टार्टिंग पॉइंट से ये दूरी को कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये क्या हो गई, मैक्सिमम, ठीक है। चलिए इतना नोट्स बनाइए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन कैन बी कंसीडर्ड एज टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर मोशन। जो मैंने इतनी देर से ज्ञान दिया उसमें यही बताया कि एक आपका वर्टिकली अपवर्ड हो रहा है और एक हॉरिजॉन्टल मोशन चल रहा है। एक कंपोनेंट कौन सा है, u sin थीटा, जो ऊपर खींचना चाहता है, और एक चाहता है u cos थीटा, ठीक है। तो अगर हम इस बॉल को स्प्लिट कर लें, दो अलग अलग बॉल बना लें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब एक को हम कह रहे हैं u cos थीटा जा रहा, तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, ये देखो यहाँ पर ये रेंज को कवर करेगा u cos थीटा से, और u sin थीटा क्या करेगा, यही इसी के पैरेलल एक वर्टिकली अपवर्ड मोशन कहां तक जाएगा, इतना ही जा सकता है ना, और यहीं पे जाएगा, फिर वापस यहां से नीचे जाएगा। अब इन दोनों को मर्ज कर दो तो रिजल्टेंट फोर्स क्या करेगा, दोनों बॉल को मिला के इस तरीके से ले जाएगा और नीचे की तरफ ले आएगा, ठीक। तो यहाँ पर यही हो रहा है। तो ये वही कह रहे हैं कि अगर आप ध्यान से देखो प्रोजेक्टाइल मोशन को, तो एक आपका वर्टिकली अपवर्ड कर रहा है और एक आपका हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, दोनों को मर्ज कर रहे हैं, इसलिए वो बीच में इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर ये कर सकते हैं कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन को दो हिस्सों में लिख सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन। इन दोनों का रिजल्टेंट आपको क्या मिलता है, प्रोजेक्टाइल मोशन मिलता है। इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है आपका, u cos थीटा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नो फोर्स, सो एक्सेलरेशन भी जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन तो यार न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन रट जाएगी इस बात को, F इज इक्वल टू ma, फोर्स होगा तभी तो एक्सेलरेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। F जीरो तो a भी जीरो, अलोंग x एक्सिस एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। यही कॉज है कि आपका u cos थीटा कभी भी चेंज नहीं होता, देयरफॉर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेंस अनचेंज्ड, ठीक है, नोट्स के लिए, ठीक है। आगे एट एनी इंस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं, वही लिख लो u cos थीटा, ये लिख लो ux u cos, नोट्स के लिए बता रहे हैं, लिखने का तरीका क्या है, पढ़ाने के लिए ठीक है। एट टाइम t, किसी भी टाइम t पर अगर x कोऑर्डिनेट निकालें या फिर डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन देखें तो क्या मिल जाएगा, देखो नहीं बचा ये वाली बात, ये नहीं बचेगी। चलिए देखिए किसी भी पॉइंट p पर, इस पॉइंट p की बात कर रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, सेंटेंस बड़े अच्छे सुनना, सेंटेंस में ही आंसर होता है। अब इसमें जब मैंने बोला x एक्सिस के अलोंग कितनी दूरी तय किया ऑब्जेक्ट, तो इसकी शैडो देखूंगा ऑन x एक्सिस, क्या करूंगा, यहां से टॉर्च लगा दूंगा, है ना। अरे भगवान कैसी कैसी ड्राइंग बनाते हैं, हमें तो खुद ही समझ नहीं आता है ना, ड्राइंग की क्लास यार हमें देनी पड़ेगी। चलो अब तो अच्छे से बना देते हैं, ठीक, ये हो गई तुम्हारी टॉर्च, ठीक। अब यहां से जब शैडो पड़ेगी तो कहां आएगी, यहां पर,
इस पॉइंट को मैं ए बोल सकता हूँ क्या? चलो बोल दिया ए, ठीक। और ये दूरी होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। वापस से बेसिक्स में जाएंगे, क्या पढ़ा था? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बनता है वेलोसिटी इनटू टाइम। मैंने जो टाइम लिया वो कितना था? टी। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी वही निकालना है। वेलोसिटी तो मुझे पता है u cos थीटा। तो मैं यहां से कह सकता हूं किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम p a पर t पर, और हमने पॉइंट a के लिए मान लिया कि दूरी कितनी है x, तो x की वैल्यू होगी कितनी? u cos थीटा इनटू टाइम। तो मैं इसको ux भी लिख सकता हूं। हाँ। तो यही लिखा हुआ है वहां पर। पीछे क्या लिखा हुआ है देखो, ux इंटू टी दैट इज इक्वल टू u cos थीटा इन t इंटू u cos थीटा दैट इज इक्वल टू displacement of an object along x axis at any instant of time t। अब इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की मदद से मैं किसी भी समय पर, मतलब t की वैल्यू बदलते जाओ, आप किसी भी समय पर निकाल सकते हो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट along x axis does not depend on the velocity। इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखो, as ux is constant, so x is directly proportional to the टाइम इंटरवल ऑफ द मोशन या फिर टाइम ऑफ मोशन। तो वैल्यू बदलेगी जब t बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगी। क्या भाई शिवांश? ठीक है, ठीक है, चलो याद कर लो इस बात को, वो भी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के लिख लेना। कभी भी क्वेश्चन करते टाइम डिपेंडेंसी पूछ दे तो आपको पता है कि वो टाइम पर डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है बॉस, चलो इतना क्लियर हो गया, आगे मूव करें। चलो अब बात करते हैं वर्टिकल मोशन की। ठीक, इट इज मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, so that as particle moves upward the magnitude of its vertical velocity ठीक है decreases। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? आप सबने खुद ही निकाला हुआ है, that is u sin थीटा, जिसको हमने ui मान लिया। ठीक है, acceleration along the vertical direction will always be equal to minus of g। कैसे? अपन ऊपर जाना चाहते हैं, ये हो गया साइन कन्वेंशन पॉजिटिव, उसके अपोजिट में सारे साइन कन्वेंशन निगेटिव। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जब मैं कहीं पर भी हूं तो उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे नीचे की तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से नीचे की तरफ हमारा, अब मुझे एक और चीज पता है कि जब भी कोई भी मोशन ड्यू टू या फिर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होता है तो मेरे बॉडी का एक्सेलरेशन जो भी होगा उसकी वैल्यू g के बराबर होगी। साइन कन्वेंशन के हिसाब से वो पॉजिटिव और नेगेटिव वेरी करेगा। तो इसका मतलब है इस केस में जब मैं देखता हूं तो मेरे जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो अपवर्ड के लिए पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। तो ay क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ g। तो साइन कन्वेंशन ने मुझे बताया कि नेगेटिव होगा, वैल्यू तो मुझे पहले से पता थी। एट टाइम t वर्टिकल स्पीड, अगर मैं फाइनल स्पीड देखूं तो ये कौन सा इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v is equal to u plus at। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब है कि vy की वैल्यू किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम t के लिए u की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? u sin थीटा, u sin, और माइनस क्यों लगा दिया? क्योंकि एक्सेलरेशन मेरा माइनस जी के बराबर है, तो यहाँ पर यहाँ a बाई टी था तो ये जगह माइनस जी टी। ये इक्वेशन इस तरीके से भी आप समझ, ठीक है, मजा आ रहा है, आसान है। ठीक, इन टाइम t अगर हमें डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस बताना है, मतलब ये इक्वेशन आपको क्या देगा? हाइट देगा। क्या देगा? हाइट। ठीक है, तो y एक्सिस के अलोंग, तो इन टाइम t डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन और हाइट ऑफ द पार्टिकल above the ground will be, क्या हो जाएगा? कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे हैं? s is equal to ut plus half at स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो s की जगह क्या जाएगा? y, और u की जगह क्या जाएगा? uy, और जो भी टाइम ऑफ इंस्टेंट था, और हमें पता है a की जगह क्या आएगा? ay, और ay की वैल्यू माइनस ऑफ g है, तो ये क्या जाएगा? माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्लियर है? uy की वैल्यू कितनी है? u sin t माइनस हाफ gt स्क्वायर। समझ में आ गया? ये है जनरल इक्वेशन ऑफ, जो आप हाइट निकालना चाहते हो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, इससे निकल जाएगा। ठीक है, नोट करो।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो अगर नेट मोशन निकालना है तो अपने को पता है क्या होता है नेट मोशन, बताओ बताओ। नेट वेलोसिटी निकालोगे ना, तो हमने इनिशियली क्या किया था, ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था एक एंगल थीटा पर। तो नेट मोशन की बात जब होगी तो दोनों कंपोनेंट को मर्ज करना है अभी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, u वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ux i कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस है, और j कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना आसान हो गया और इसका रिजल्टेंट निकालना भी आसान हो गया, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या करते हैं, कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर u का मैग्नीट्यूड निकालना तो अंडर रूट u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा का होल स्क्वायर, और इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, और देखो वर्बली सॉल्व भी हो गया। अंडर रूट के अंदर u स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, u बाहर आ गया, और रूट के अंदर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। देखो u आ गया कि नहीं आ गया, तो इस तरीके से इसको आप पढ़ते हो। डायरेक्शन ऑफ u कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, अब यहां से अगर एक्सेलरेशन का नेट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, a विल बी इक्वल टू, a वेक्टर विल बी इक्वल टू ax क्या है 0, तो एक्चुअल में ये हमेशा माइनस ऑफ j कैप होगा। इसका मतलब थ्रू आउट द मोशन जो आपका एक्सेलरेशन है वो हमेशा नीचे की तरफ होगा, और उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा ay के बराबर होगी, और ay की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ g, माइनस ऑफ g। ठीक है, चल कोई बात नहीं, कोई दिक्कत हो पूछ लेना। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, नोट करो फटाफट। हेलो, स्टार वाला पॉइंट कहाँ लिखा है, समझ में आ रहा है ना, आसान है ना प्रोजेक्टाइल, पूरी फिजिक्स ऐसे निकल जाएगी, सब आसानी तो है, बस रिवीजन करना होता है। आगे बढ़े, हाँ भाई, ठीक है महक, चलो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल निकालना है किसी भी टाइम पे, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की। मतलब एक्स एक्सिस मतलब रेंज की बात हो रही है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई अलोंग एक्स एक्सिस, और वाई का मतलब कितना हाइट, ठीक है, चेंज हो रहा है। तो ux इनटू t से हमें क्या मिल जाता है, x, और ये हमने अच्छे से डिराइव किया हुआ है u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ ct स्क्वायर, या फिर u by t माइनस हाफ ct स्क्वायर। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कैसे किया, अगर r की बात करें नेट डिस्प्लेसमेंट है तो हो जाएगा ux i कैप प्लस u by j कैप। तो इसका अगर मॉड निकालना है तो क्या हो जाएगा, मॉड यहाँ नहीं लगाऊंगा, नीचे लगाऊंगा। ये सब सिखाया है वेक्टर के अंदर, तो वापस से मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट या फिर r को s लिख दूं क्या, तो आप खुश रहोगे, है ना। डिस्प्लेसमेंट आपने s से पढ़ा है हमेशा, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ux स्क्वायर। अरे मैंने यहाँ ux लिख दिया, तुमने बोला भी नहीं, डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ, लिखा गलत, नशीब में हो गया। यहाँ x और y होगा ना, बोलना चाहिए ना, डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं, हेडिंग सब कह रहे हैं हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, सब सही है सर, सब चंगा सी है। स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x और y होगा ना, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। क्या यार सस्ते नशे चल रहे हैं आजकल, हैं तुम लोग फीस ही नहीं देते यार, क्वालिटी गिर गई है ना। चलो आगे बढ़े, ठीक है। ये आ गया तो मतलब फिर 1 2 चैप्टर 3 चैप्टर आपके तैयार हो गए नीट के और जेई के, और क्या इतना आसान है, यही है क्वेश्चन, इससे आता ही आता है। प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ पढ़ना ही नहीं है। अभी एक क्वेश्चन बस आएगा जिसमें कह देंगे कि बिल्डिंग की खिड़की से गई बॉल और अगली खिड़की से निकल गई, अब आप वहीं बोर्ड हो जाओगे, लेकिन एक्चुअली में बिल्डिंग का कोई मतलब ही नहीं है। देखो क्वेश्चन कैसा है, एक बिल्डिंग है, उसकी एक विंडो से बॉल घुसती है, क्रिकेटर बॉल मारता है अपने बैट से और अगली खिड़की से निकल जाती है और प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करती है। तो एक्चुअल में वो बिल्डिंग का कोई मतलब नहीं है,
बिल्डिंग हटा के सिंपल प्रोजेक्टाइल का हाँ पाथ बना लो। बिल्डिंग तो डराने के लिए दी गई। मैंने बोला ना पढ़ाएंगे ये सब, पूछेंगे बिल्डिंग बना देंगे, स्टोरी बना देंगे। स्टोरी में उलझना ही नहीं है, स्टोरी में जो काम का है वो निकालो और खत्म, फिगर बन गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। हाँ, उसमें कोलिजन जब पढ़ा देंगे तो कहेंगे खिड़की से जब कोलिजन हुआ तो कितना डिक्रीज आ गया। तो अब वहां कोलिजन का कंसेप्ट लगा लेना। तो खिड़की टूटेगी तो कुछ तो स्पीड कम होगी ना, तो बस वो कोलिजन वहां पे ले आ देंगे। बस यही सब करेंगे और क्या करेंगे। और बाकी तो बेसिक आसान है ही। सर इससे वो याद आ गया क्या? जब डोरेमोन देखते थे तो ध्यान डोरी? कौन मारता हाँ नबिता लेके आता था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ डोरेमोन की स्टोरी चलने लगी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की बात करें, अगर फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, vxi प्लस vyj। और u के लिए यहाँ पर, अच्छा ये क्या हो गया, इसको यहाँ से ऐसे मिटा दो। सर ये वही वाला फॉर्मूला लगा है, बस यहाँ पे माइनस है। अरे कोई अच्छे से बताओ, बेटर एक्सप्लेनेशन ज्यादा बेटर होगा। ये u भूल जाओ, लेकिन ये सही लिखा हुआ, ये भी सही लिखा हुआ है। हाँ। ये इसी का ही एक्सप्लेनेशन आगे की तरफ है, ये पढ़ाया है क्योंकि आगे चल के uy माइनस gt हो जाता है। हाँ ये पकड़ लिया, सही है। क्योंकि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी बदलता नहीं है, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे, vx को रिप्लेस कर देंगे विद ux। लेकिन vy तो बदलता है, उसका फॉर्मूला भी बनाया था uy माइनस gt, तो बस पुट कर दिया उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये इसको अगर हम cos और sin के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा दिखेगा, और अगर रिजल्टेंट निकालना है तो क्या कर देंगे, सिर्फ ux vx का इसको ux भी कह सकता हूं मैं, और vy का इसको uy माइनस gt कह सकता हूं मैं, इसका होल स्क्वायर, है ना। तो इफ एंगल मेड बाय वेलोसिटी v विद द ग्राउंड इज अल्फा, जो फिगर में था। चलो हम थोड़ा टोन सुन लें थोड़ी देर, अर्जेंट कॉल। जाओ जाओ बात करो, घर से आया होगा। और क्या तुम लोग ऐसे हंसते ही रहते हो, जैसे बोला घर से आया होगा, ये सब क्या चक्कर है, गलत बात ऐसे नहीं कहा जाता। जाओ जाओ बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो अच्छा है, समझदार है। चलो पढ़ लो, अल्फा एंगल है, ठीक है। तो अल्फा एंगल पर मैंने ये हमने अच्छे से पढ़ाया था, मजाक खत्म, सीरियस हो जाओ वापस से। ये ग्राफ आपको यहाँ पर सिखाया था। हाँ। देखो उसी समय मैंने बताया था कि तुम इससे भी निकाल लो, इस ये अल्फा वाला केस यही है, वो वहां पे जा रहा है। इसका दो कंपोनेंट v बताओ cos अल्फा, इसकी वैल्यू भी इतनी आनी है और sin अल्फा की वैल्यू भी इतनी आनी है, ये अभी देखते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम tan अल्फा निकालते हैं, tan अल्फा क्या होगा, y कंपोनेंट। अब ये थोड़ा वेक्टर जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए थोड़ा ऐसा हो जाएगा, बहुत कठिन है ये। मैंने एक लाइन सिखाया था, कुछ नहीं करना है, हमेशा y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट लेके चलो। और अल्फा क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी का जो एंगल बन रहा है विद द बेस वेक्टर या फिर x एक्सिस। ठीक है, तो ये अल्फा तो सर जी रिजल्टेंट एंगल है, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी हो रही है उस पॉइंट पर उसका जो एंगल बन रहा है। आकांक्षा कोई दिक्कत समझ नहीं? तो ये जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू vy अपॉन vx, मतलब इसका एक x कंपोनेंट जो बनेगा और एक जो y बनेगा। तो जो ट्रिक सिखाई उसके हिसाब से tan अल्फा किसी ने पूछ दिया, कुछ करना ही नहीं है, y कंपोनेंट दैट इज vy अपॉन x कंपोनेंट, बस यही तो करना है। और vy का फॉर्मूला पता है uy माइनस gt अपॉन ux। कोई दिक्कत? इसके बाद ये डरावना लगेगा, होता कुछ नहीं, जबकि u sin थीटा माइनस gt लिखा हुआ है। हमने क्या कर दिया, एलसीएम को स्प्लिट कर दिया, मतलब कि दोनों टर्म्स ऑफ द जो भी एक्सप्रेशन है उसको डिवाइड करना है विद u cos थीटा। तो ये बताओ u कट जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा माइनस gt अपॉन cos थीटा, u cos थीटा, u कट जाएगा ऊपर से। ठीक है, ये गलत कैसे है, कट जाएगा? ये गलत है, u cos थीटा। अरे मैडम गलती हो गई थी, ठीक कर दिया। ठीक है, u cos थीटा वो u नहीं लग रहा है। हम बोल भी रहे हैं बेटा, रिकॉर्डिंग आवाज भी मेरी जा रही है, तुम लिख लो। तो मतलब
जल्दी नोट करिए, आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसके आगे जाएंगे तो फिर टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, क्या पढ़ेंगे इसके आगे। अभी कई चीजें पढ़नी है, हाइट के बारे में नहीं पढ़ा हम लोग ने, है ना, फिर मोमेंटम के बारे में नहीं पढ़ा, ये सब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, तो यहीं से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। लिख लें ताकि मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट रहेगा। थैंक यू।